अस्सलाम वालेकुम। आज हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 अमेंडेड जो कि 30 जून 2024 तक अमेंडेड है, अपडेटेड है, बाकायदा उसका आगाज़ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में क्या क्या लिखा है। हम सेक्शन बाय सेक्शन, वर्ड बाय वर्ड, क्लॉज बाय क्लॉज, सब क्लॉज बाय क्लॉज सब कुछ इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 Preliminary, short title, extent and commencement. This ordinance may be called Income Tax Ordinance 2001. It extends to the whole of Pakistan. हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो मोटी मोटी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं वो डिस्कस करें, ना कि डेफिनेशन में भी हर एक चीज़ को डिस्कस करें। वो आप खुद देख सकते हैं। अगर किसी को कुछ मसला हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, लेकिन हम जो मोटी मोटी बातें हैं उसको डिस्कस करेंगे। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट यहाँ पे नीचे अगर हम आए तो देखें, जो मोटी मोटी बातें हैं वो डिस्कस करेंगे। एपलेट ट्राइब्यूनल जो डेफिनेशन में सब क्लॉज 2 है। एपलेट ट्राइब्यूनल मींस an appellate tribunal in land revenue established under section 130 of income tax ordinance 2001. यहाँ पे देखिए, एपलेट ट्राइब्यूनल इज द सेकेंड कोर्ट ऑफ अपील। इसको हम अपील कर सकते हैं। द फर्स्ट कोर्ट ऑफ अपील इज कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील। द सेकेंड कोर्ट ऑफ अपील इज एपलेट ट्राइब्यूनल। कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील के बाद जब वो वहाँ पे हमारी अपील रिजेक्ट हो जाए तो हम एपलेट ट्राइब्यूनल को फिर अपील कर सकते हैं। सेक्शन 130 में फिर बयान किया गया है कि हम कितने अरसे में वहाँ पे अपील कर सकते हैं। इसके बाद अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। सो ये 3 कोर्ट ऑफ अपील है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे अप्रूव्ड एम्प्लॉय पेंशन एन्युटी स्कीम, अप्रूव्ड ऑक्यूपेशनल, अप्रूव्ड एन्युटी, असेसमेंट तो ज़ाहिर बात है कि असेसमेंट, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उम्मीद है ये आप लोग जानते होंगे। मीन्स एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज डिफाइंड इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस। ये जो बैंक से उनके जो कंपनीज होती है तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एमसी भी इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं। एसेट मूव के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखता है कि मीन्स द ट्रांसफर ऑफ एन ऑफशोर एसेट। ऑफशोर एसेट के बारे में आपको लाजमी जानना होगा कि ऑफशोर एसेट वो एसेट जो पाकिस्तान से बाहर किसी बंदे की एसेट्स है, सो जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है और उसके पाकिस्तान से बाहर जो एसेट्स है, सो दैट आर ऑफशोर एसेट्स। So offshore assets to an unspecified jurisdiction by or on behalf of a person who owns, possess, controls और इज द बेनिफिशियल ओनर। अच्छा, यहाँ पे बात यह है कि जो पाकिस्तान से बाहर किसी पाकिस्तानी सिटीजन के जो एसेट्स हैं तो उनको किसी ऐसी जुरिस्डिक्शन के, मतलब जो कि नामालूम जुरिस्डिक्शन है, वहाँ पे ट्रांसफ़र करना या किसी ऐसे बंदे को ट्रांसफ़र करना हु ओन, जो उसको ओन करता है। मतलब जो फॉर एग्जांपल अली है और अली के जो ऑफशोर एसेट्स है तो वो ऑफशोर एसेट्स को अपनी नाम से हटा के, मतलब उसको छुपाते हैं किसी और के नाम से या किसी और जगह पे, उसको मूवेबल या इमूवेबल जो एसेट्स है ऑफशोर एसेट्स, तो इसको एसेट मूव कहा जाता है। इसके बाद अगर हम देखें बैंकिंग कंपनीज बेनिफिशियल ओनर, बोर्ड मीन्स जो है ना, बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज को पहले कहा जाता था, अभी तो एफबीआर है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज, अभी इसको कहा जाता है। बोनस शेयर इंक्लूड, जो बोनस देते हैं कंपनीज, जो बोनस शेयर देते हैं। बिजनेस जाहिर बात है कि बिजनेस मीन्स बिजनेस बैंक अकाउंट, जाहिर बात है। कैपिटल एसेट्स, कैपिटल है कि एसेट हम सेक्शन 37 में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से वहाँ पे पढ़ेंगे कि व्हाट आर कैपिटल एसेट्स। चैरिटेबल पर्पस जो चैरिटी के लिए जो काम करते हैं। चीफ कमिश्नर, ज़ाहिर बात है चीफ कमिश्नर। कंपनी, ज़ाहिर बात है कि कंपनी, जो कि कंपनी एक्ट 2017 में जो कंपनी बयान की गई है वहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। सो दैट इज़ कंपनी कमिश्नर। कमिश्नर अपील, जो हमने कहा कि दैट इज़ द फर्स्ट कोर्ट ऑफ अपील, कमिश्नर अपील इन लैंड रेवेन्यू। सेक्शन 13 डबल ए का अगर हम देखें, सो कंसीलमेंट ऑफ इनकम। अभी कंसीलमेंट ऑफ इनकम क्या होता है, इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं कि इनकम की कंसीलमेंट क्या होती है, यानी इनकम को छुपाना। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में कहते हैं कि द सप्रेशन ऑफ एन आइटम ऑफ रिसीट लाइबल टू टैक्स। जो इनकम होता है बंदे का वो लाइबल टू टैक्स होता है, यानी वो टैक्सेबल होता है, वो टैक्स के लिए लाइबल होता है, होल और इन पार्ट। वो अगर कुछ हिस्सा उसका छुपा ले या पूरा छुपा ले, सो दैट इज कंसीलमेंट। क्लेमिंग एनी डिडक्शन और एनी एक्सपेंडिचर नॉट एक्चुअली इनकर्ड। अच्छा, वो अगर कोई एक्सपेंडिचर क्लेम करता है या कोई डिडक्शन एक्सपेंडिचर वगैरह हम आगे जाके हम पढ़ेंगे कि डिडक्शन जो कि डिडक्टेबल अलाउंसेस होते हैं, जो कि अलाउड टू डिडक्ट होते हैं, सो वो डिडक्शन
सेक्शन अगर वो क्लेम करे विच इज़ नॉट एक्चुअली इनकम, जो एक्चुअल में नहीं होते, सो दैट इज़ कंसीलमेंट ऑफ इनकम, वो कंसीलमेंट की डेफिनेशन में आते हैं। सी में फिर कहते हैं एनी एक्ट रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 ऑफ सब सेक्शन 111 सेक्शन 111 में जाके हम वहाँ पे पढ़ेंगे कि वहाँ पे क्या लिखा है। अ क्लेमिंग ऑफ एनी इनकम और रिसीट और एग्जेम्प्ट विच इज़ अदरवाइज टैक्सेबल, जो वो बंदा एग्जेम्प्ट तस्वर करता है कि मेरा ये इनकम एग्जेम्प्ट है या रिसीट एग्जेम्प्ट है या उसकी जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, हालांकि वो टैक्सेबल होता है एक्चुअल में, सो दैट इज कंसीलमेंट। यहाँ पे फिर कहते हैं फॉर्मूला डॉट इज क्लैरिफाइड दैट नन ऑफ द एफोरसेड एक्ट्स वुड constitute concealment of income unless it is proved that taxpayer has knowingly or willingly committed these acts। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें 13B में कंट्रीब्यूशन ऑफ एन अप्रूव्ड पेंशन फंड, ये भी मेरे ख्याल से कितना मुश्किल नहीं होगा। कंज्यूमर गुड्स अगर हम देखें सेक्शन 13 AB में अगर हम देखें मींस कंज्यूमर गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय द एंड कंज्यूमर। अच्छा, वो जो एंड कंज्यूमर देखिए, एक होता है कस्टमर, मैं आपको इनकी डेफिनेशन का डिफरेंस का बता दूं। एक होता है कस्टमर, एक होता है कंज्यूमर। अभी कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस ये होता है, कस्टमर होता है फॉर एग्जांपल एक बंदे ने किसी कंपनी से डायरेक्टली, अली ने फॉर एग्जांपल कंपनी से डायरेक्टली कोई परचेजिंग की, तो ये कंपनी के लिए कस्टमर हो गया। फॉर एग्जांपल उसने ABC प्रोडक्ट परचेज किया, अभी वो कस्टमर है। कस्टमर इसलिए है क्योंकि वो आगे फिर वो सेल करता है। आगे फिर अली ने किसी और बंदे को रीसेल की, डिस्ट्रीब्यूटर को, फिर होलसेलर को, फिर रिटेलर को। अभी जो रिटेलर से किसी बंदे ने परचेज की और उसने कंज्यूम किया, फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि पेप्सी एक बॉटल है, तो पेप्सी बॉटल कितनी स्टेजेस से गुजर के आया, और इधर एक बंदा है फॉर एग्जांपल XYZ बंदा है, तो XYZ बंदे ने परचेज की और उसने फॉर एग्जांपल पी ली वहां पे, तो ये उसने कंज्यूम किया, सो दैट इज कंज्यूमर। सो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि कंज्यूम होता है बाय द एंड कंज्यूमर। दिस वाज अबाउट कंज्यूमर गुड्स। अभी अगर हम देखें यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी, डेट, डेट मीन्स जो डेट, हम जानते हैं कि डेट क्या होता है। डिडक्टेबल अलाउंसेस हम जाके आगे पढ़ेंगे कि व्हाट आर डिडक्टेबल अलाउंसेस। डिप्रेसिएबल एसेट्स मींस डिप्रेसिएबल एसेट्स एज डिफाइंड, डिप्रेसिएबल एसेट भी हम वहां पे पढ़ेंगे। कुछ ऐसे टर्म्स के जो यहाँ पे पढ़ना जरूरी है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे पढ़े। जो आगे सेक्शंस में आते हैं तो हम आगे कोशिश करेंगे कि उनको आगे पढ़े, लेकिन जो यहाँ पे पढ़ना उनका जरूरी है तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर मींस अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ मैन्युफैक्चरर इंपोर्टेड। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूटर है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। डिस्ट्रीब्यूटर वो बंदा होता है जो कि अपॉइंट करता है, कौन अपॉइंट उसको करता है? मैन्युफैक्चरर। कोई मैन्युफैक्चरर उसको अपॉइंट करता है और उसको एक स्पेसिफिक जगह देता है कि फॉर एग्जांपल ये टाउन, ये इलाका, ये आपका हो गया। यहाँ पे हमारा फॉर एग्जांपल अली है, अली की कंपनी है, तो अली ने डिस्ट्रीब्यूटर से अभी एग्रीमेंट की, तो अली जो कोई एक स्पेसिफिक इलाका उसको देता है, कोई स्पेसिफिक एरिया, कि उसमें अली की जो कंपनी की प्रोडक्ट्स है वो कोई और वहाँ पे नहीं बेच सकता, वो सिर्फ वो डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ पे बेचेगा। और अपॉइंटेड बाय इम्पोर्टर, या अगर कोई इम्पोर्टर उसको अपॉइंट करे, और एनी अदर पर्सन फॉर अ स्पेसिफाइड एरिया। यहाँ पे देखिए स्पेसिफाइड एरिया की बात की गई है, तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटर। अभी डिविडेंड है, डिविडेंड तो आप सब जानते हैं कि डिविडेंड क्या होता है, जो कंपनी देती है डिविडेंड। इसके बाद हम अगर देखें एलिजिबल पर्सन, अच्छा एलिजिबल पर्सन यहाँ पे पढ़ना ज़रूरी है। फॉर द पर्पज ऑफ voluntary pension system rules 2005 means any individual Pakistani who holds eligible person according to income tax ordinance 2001, वो होता है जो कि नेशनल आईडी कार्ड उसके पास हो, या कंप्यूटराइज नेशनल आईडी कार्ड ओवरसीज जो है ना, जो नेशनल आईडी कार्ड फॉर ओवरसीज उनके पास होता है, या उसके पास यहाँ पे क्या लिखा है, मीन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ नेशनल वैलिड नेशनल टैक्स नंबर NTN, जिसके पास NTN होता है, या कंप्यूटराइज नेशनल आईडी कार्ड होता है, या कंप्यूटराइज नेशनल आईडी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज होता है। सो दैट इज according to income tax ordinance 2001, that is eligible person। द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जाहिर बात है जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखा जाता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, जाहिर बात है टेली एम्प्लॉय मींस एम्प्लॉय, एम्प्लॉय तो जाहिर बात है एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर जो मालिक होता है।
एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट जो एक एम्प्लॉयर होता है, एक एम्प्लॉय होता है, जो एम्प्लॉय की जो ड्यूटी होता है, सो दैट इज एम्प्लॉयमेंट. Fast moving consumer goods means consumer goods which are supplied in retail marketing as per daily demand, जो कि daily demand पे मार्केट में सप्लाई की जाती है कंज्यूमर की डिमांड पे. सो दैट इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. फी फॉर ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज, जो फी लिया जाता है, सो दैट इज फी. FBR रिफंड सेटलमेंट लिमिटेड कंपनी, ये हम पढ़ेंगे आगे. FBR रिफंड सेटलमेंट कंपनी के बारे में यहाँ पे थोड़ा पढ़ते हैं. ये वो होता है FBR रिफंड सेटलमेंट कंपनी. जब FBR किसी को रिफंड देता है तो FBR डायरेक्टली अपने टैक्स पेयर को रिफंड नहीं करता. वो फिर FBR रिफंड सेटलमेंट कंपनी के उसके थ्रू उसको जो रिफंडेबल अमाउंट है उसको रिफंड करते हैं. ये आगे जाके हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे. फी होता है. A financial institution means an institution as defined under Companies Act. Financial institutions, वो जाहिर बात है कि आप लोग जानते होंगे. फ्रॉम ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे. इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री क्या होती है और ये क्यों बनाई जाती है और ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री का मकसद क्या है, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, ये हम आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे. हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, इम्प्यूटेबल इनकम. अच्छा, इन इम्प्यूटेबल इनकम के बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे. ये बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है और सेपरेट वीडियो में इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे. इनकम, जाहिर बात है कि इनकम ईयर मींस इनकम ईयर एज डिफाइंड इन रिपीट ऑर्डिनेंस. इनकम ईयर तो जाहिर बात है हमारा जो इनकम ईयर क्या होता है, यहाँ पे जो टैक्स ईयर हमारा होता है जुलाई 1 से स्टार्ट होता है टिल द एंड ऑफ जून ऑफ नेक्स्ट ईयर. ये हमारा इनकम ईयर. इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट, ठीक है. इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मींस यहाँ पे इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं, ये थोड़ा लेंथी है. एन अंडरटेकिंग विच इज सेट अप इन पाकिस्तान एंड विच एम्प्लॉयज, जो पाकिस्तान में उसकी सेटअप होती है और जो रखता है कि क्या रखते हैं 10 और मोर पर्सन्स एम्प्लॉयज रखते हैं, यानी 10 और मोर पर्सन्स इन पाकिस्तान एंड इन्वॉल्व्स इन यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी वो प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन वो अगर मैकेनिकली मशीन के थ्रू वो ये एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस करते हैं तो वो 10 और मोर देन 10 एम्प्लॉयज वो रखते हैं. सो दैट इज इंडस्ट्री अंडरटेकिंग. और 20 और मोर पर्सन in पाकिस्तान. लेकिन अगर वो मशीन के अलावा वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो फिर वो 20 और 20 से मोर एम्प्लॉयज अगर रखते हैं, सो दैट कम्स अंडर दिस डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. इसके इंटेंजिबल मींस, इंटेंजिबल्स ये तो आप जानते होंगे. काइबोर मींस कराची इंटरबैंक ऑफर रेट. ये हर क्वार्टर का, जो साल के 4 क्वार्टर होते हैं, एक ईयर के 4 क्वार्टर्स, तो हर क्वार्टर के का फर्स्ट डे जो है ना उस पर ये अपडेट होता है. सो दैट इज़ काइबोर के बारे में अभी इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. आगे जाके हम जो मोटे मोटे और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. अच्छा, लिक्विडेशन के बारे में जो इंक्लूड्स टर्मिनेशन ऑफ ट्रस्ट. ये यहाँ पे लिखे लिक्विडेशन के बारे में. लिक्विडेशन वो होता है जो लिक्विडेट होते हैं, जो कंपनी लिक्विडेशन की तरफ जाती है. यानी आगे जाके हम लिक्विडेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. लोकल गवर्नमेंट. माइनर चाइल्ड. अच्छा, माइनर चाइल्ड के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्योंकि ये आगे सेक्शंस में आएगा और आपको याद रखना चाहिए कि व्हाट इज माइनर चाइल्ड. माइनर चाइल्ड के बारे में यहाँ पे लिखता है मींस एन इंडिविजुअल हु इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स एट द एंड ऑफ टैक्स ईयर. टैक्स ईयर के ना के जो कैलेंडर ईयर है, एक कैलेंडर ईयर होता है जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होकर टिल द एंड ऑफ दिसंबर, ये कैलेंडर ईयर होता है. और जो टैक्स ईयर होता है, तो हमारा टैक्स ईयर, जिस तरह के मैंने पहले कहा आपसे कि हमारा टैक्स ईयर स्टार्ट होता है फ्रॉम द जुलाई 1 टिल द एंड ऑफ जून ऑफ नेक्स्ट ईयर. सो यहाँ पे कहते हैं कि टिल द एंड ऑफ जून ऑफ नेक्स्ट ईयर अगर कोई बंदा 18 ईयर से कम है, सो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ही और शी विल बी कंसिडर्ड एज अ माइनर चाइल्ड. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मींस अकॉर्डिंग, यहाँ जाहिर तो हम एनपीओ इसको कहा जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में लिखा जाता है कि मींस एनी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल. इंडिविजुअल के अलावा अभी कौन है, ए
established for religious, educational, charitable, welfare purpose for general public। यहाँ पे ये बात लाजमी है और इसको इम्पोर्टेंट समझे। पर्पज इज फॉर जनरल पब्लिक और फॉर द प्रमोशन ऑफ एमेट्योर स्पोर्ट। जो एजुकेशनल पर्पज, चैरिटेबल या वेलफेयर पर्पज के लिए, जो जनरल पब्लिक के लिए वो इस्टेब्लिश किया गया हो, सो दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट नहीं लेता, जो चैरिटी का काम करता हो, formed and registered by or under any law as a non-profit organization। सी में फिर कहते हैं approved by commissioner for specified period and on an application made by such person in a prescribed form and manner accompanied by the prescribed। यही जो हमने ऊपर बातें की सारी वही बातें हैं जो कि चैरिटेबल पर्पस के लिए, जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना ना हो। नॉन रेजिडेंट टैक्सपेयर, नॉन रेजिडेंट टैक्सपेयर वो टैक्सपेयर होता है जो कि टैक्स रेजिडेंट ना हो। रेजिडेंट टैक्सपेयर, कौन रेजिडेंट टैक्सपेयर होता है वो हम जाके आगे सेक्शन 81 में पढ़ेंगे। ऑफशोर एसेट, ऑफशोर एसेट के बारे में तो थोड़ी देर पहले हमने बात की ऑफशोर एसेट के बारे में। इन रिलेशन टू अ पर्सन इंक्लूड्स एनी मूवेबल और इमूवेबल एसेट हेल्ड, एनी गेन, प्रॉफिट और इनकम डिराइव्ड और एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड आउटसाइड पाकिस्तान। ये हमने थोड़ी देर पहले ऑफशोर एसेट के बारे में बात की। जो बाकी डेफिनेशंस है वो इंशाल्लाह आगे जाके हम किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।